एक बहुत फेमस टॉपिक है कंस्ट्रेंट रिलेशन एनएलएम का। ठीक है, ये रिलेशन काइनेमेटिक्स से निकलते हैं, बट एनएलएम में क्यों यूज होते हैं वो देखो आप पहले ध्यान से। ये आपकी जैसे ये पुली है और फिक्स पुली है, यहाँ पर फिक्स है ये। ठीक है, वही लाइट स्ट्रिंग स्मूथ स्ट्रिंग इस तरह से पास हो रही है। तो आपको पता है कि जब लाइट और स्मूथ स्ट्रिंग है तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन चेंज नहीं होगी और हर पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, और दो ब्लॉक्स हैंगिंग है, आपको ये टेंशन भी निकालनी है, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी निकालना है और स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको एनएलएम का प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन पूछा है, मास गिवन है, तो आपको तरीका अब तक यही बताया गया है कि आप जितने सिस्टम ले सकते हैं लेते जाइए। ठीक है, विद ए कंडीशन कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सिस्टम के सेम होना चाहिए। अब इनके एक्सेलरेशन सेम है या नहीं आपको कुछ नहीं पता है, तो आप इनको एक साथ सिस्टम नहीं लेंगे। ठीक है, और आप क्या मानेंगे, इनका A1 एक्सेलरेशन मानेंगे, इसका A2 एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मान लिया आपने A1 एक्सेलरेशन है, इसका मान लिया आपने A2 एक्सेलरेशन, और फिर आप इसका FBD ड्रॉ करेंगे। कितने, दो ही सिस्टम ले सकते हैं, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है नहीं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो पहले जैसे आपने M1 को सिस्टम लिया, तो M1 का आपने FBD ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ये M1 आ गया, वेट इसका कितना आ गया M1G, नॉन कांटेक्ट फोर्स रख दिया आपने, बाउंड्रीज पे ट्रेवल करा तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग का कांटेक्ट मिला। तो आप क्या करेंगे, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर दें। ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग आप पुल कर देंगे तो आपको टेंशन फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। स्ट्रिंग अटैच है ना, आपको टेंशन फोर्स लगाना है। स्ट्रिंग क्या लगाती है, टेंशन। टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स। गो टू द कांटेक्ट पॉइंट एंड पुल द सिस्टम अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, और आपने इसका एक्सेलरेशन आपने माना है, आप उल्टा भी मान सकते थे। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, आप किधर मानते हैं। आप A1 A2 दोनों नीचे मान लीजिए, अपने आप को एंड में नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने A1 ऊपर मान लिया, चलो। ठीक है, अब जिधर आप एक्सेलरेशन मानते हैं आपने कन्वेंशन बना रखी है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट जल्दी करने के लिए, प्रॉब्लम एक्यूरेटली करने के लिए आपने कन्वेंशन बना रखी है, जिधर आप एक्सेलरेशन लेते हो F=ma के लिए उधर ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हो। तो T आपका पॉजिटिव आ गया, तो क्या लिखा आपने, T M1G डाउनवर्ड था, नेगेटिव मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन सबको बनानी आ गई क्या, इसमें तो दिक्कत नहीं आती, किसी को बताइए। शगुन, ये क्लियर है आपको फर्स्ट इक्वेशन बेटा, T-M1G = M1। ठीक है, हाँ सर, क्लियर है। हाँ ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आपने सिस्टम किसको लिया, आपने M2 को सिस्टम ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या ले लिया, M2 को सिस्टम ले लिया। तो M2 को सिस्टम ले लिया तो M2 पर फोर्सेज लगाइए। देखिए यहाँ बना लेते हैं उसका FD, लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, ये M2 आ गया आपका, M2 का वेट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगा दिया आप। अब गो टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट, पुल द सिस्टम अलोंग द। अब यहाँ पे कोई पुश नहीं कर देना तो नीचे आ जाएगी टेंशन की डायरेक्शन, गलत हो जाए। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लाइट और फ्रिक्शनलेस और सब जगह टेंशन सेम है, अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए इस कांटेक्ट पॉइंट पर क्या लगाएंगे, आप टेंशन फोर्स लगा देंगे। गो टू द कांटेक्ट पॉइंट एंड पुल द सिस्टम अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपका आप डायरेक्शन, आपने इसका एक्सेलरेशन नीचे मान रखा है, माना है आपने, या पता नहीं आपको कैसा है। ठीक है, आपने मान लिया, रैंडम नहीं पता होता आप सारी चीजों का एक्सेलरेशन रैंडम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A2 आ गया। तो अब जिधर माना है F=ma के लिए, उसी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल देते। तो क्या आ गया, ये M2G - T = M2 × A। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन इस तरह से आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अब और इक्वेशन बनी नहीं रही। और वेरिएबल्स कितने हैं आपके, देखिए वेरिएबल है T, A1 A2। तो यहाँ पर फिर आपका NLM का जो F=ma है वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, कोई सिस्टम आपके पास नहीं है और लेने के लिए, और वेरिएबल अब भी आपका एक बच रहा है बेटा। जब तक नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं आएगी तब तक ये सॉल्व तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तब तक ये सॉल्व तो होगा नहीं। समझ रहे बेटा, एकदम बात क्लियर है आपको दोनों सिस्टम लेने की। M1 को M2 को दोनों इक्वेशन बन गई, बट वेरिएबल 3 है, तो आप क्या करें, तो यहाँ से आपको वापस काइनेमेटिक्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको एक इसमें इस तरह की सिचुएशन में हमेशा कोई ना कोई कंस्ट्रेंट मोशन दी होगी, जैसे कि यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट है, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती।
ठीक है ना, स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, तो फिर उस कंडीशन आपको A1 और A2 में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकती है। तो जो काइनेमेटिक्स होगी उससे आप यही करेंगे, ठीक है ना, कि कुछ आपके जो एक्सलरेशन अननोन आ रहे होंगे उसमें कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, वही आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो वो करने के लिए बहुत चार मेथड आप यूज कर सकते हैं, कभी कोई सा लग जाएगा, कभी कोई सा, ठीक है ना, किसी से आप कभी कोई स्ट्राइक कर गया आपको, ये सबसे बेस्ट मेथड बट ये है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिक काइनेमेटिक्स पर बेस मेथड है, पहला मेथड। ठीक है, तो देखिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। आपको एक्सलेरेशन में रिलेशन निकालना है, तो एक फिक्स लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर फिक्स लाइन है, आपने जिनके एक्सलेरेशन में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, उनकी पोजीशन उस फिक्स पॉइंट से लोकेट कर लो। तो आपने ये बोला ये x1 पर है, यहाँ से पोजीशन इसकी मान लीजिए x2। ठीक है, ये आपने बोल दिया, आपने एक फिक्स पॉइंट से उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन, जिनके एक्सलेरेशन या वेलोसिटीज में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, वो आपने लिख दी। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो अब लेंथ आप कांस्टेंट कर दीजिए। देखो यहाँ से यहाँ तक x1 लेंथ प्लस पूरी मोशन में ऊपर आए नीचे आए कुछ आए, स्ट्रिंग जितनी यहाँ पर है वो तो फिक्स रहेगी। ठीक है ना, वो लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो उसको लेट से सी नॉट बोल दिया आपने, तो x1 प्लस सी नॉट प्लस x2 विल बी कांस्टेंट। तो ये बात क्लियर है क्या कि x1 प्लस सी नॉट प्लस x2 विल बी कांस्टेंट। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एकदम कांस्टेंट है, तो आप उसको कांस्टेंट कर दीजिए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हैं x1 प्लस x2 विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि क्योंकि आपने ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट लिया है, तो dx1 by dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एंड d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये बात क्लियर है आपको? देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, यहाँ तक बात क्लियर है एकदम? ये आपका ये जो यस पोजीशन है x1 है, इसकी यस सर। पोजीशन x2 है, तो x1 प्लस x2 इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करके करिए तो क्या बन जाएगा, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है थोड़ा सा कि m1 को आपने ऊपर जाता हुआ माना। ठीक है, m1 को आपने ऊपर जाता हुआ माना है, तो आपका ये जो x1 है ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, आपका ये जो x1 है ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपका ये x1। ठीक है, तो ये x1 अगर टाइम के साथ कम हो रहा है, समझ रहे हैं आप, x1 टाइम के साथ कम हो रहा है क्योंकि आपने ऊपर जाता हुआ माना है, तो वो आप उस बात से डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात बहुत क्रूशियल है बेटा, आपने डायनेमिक्स की इक्वेशन बोलूंगा मैं इसको, कि डायनेमिक्स की इक्वेशन में जिधर ब्लॉक्स का एक्सलेरेशन माना है, ठीक है ना, जिधर उन ब्लॉक्स को जाता हुआ माना है, जब आप कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने जा रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं करेंगे, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाए, यही गलती हो जाएगी। ठीक है ना, वो मैं नहीं कह रहा कि आप ये देख के मानो, आप रैंडम मान लो, आप दोनों नीचे मान लो A1 A2, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट जैसे आपने इधर माने कंस्ट्रेंट में भी वैसे ही रहेंगे, नहीं तो फिर ये कंबाइन होकर आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप गलत कर रहे हैं ना, एक कभी डायरेक्शन इधर मान रहे हो फिर किधर मान लेंगे, तो आप खुद ही गलत कर। ठीक है, तो आपने अगर इसको ऊपर जाता हुआ माना है तो इस कंस्ट्रेंट रिलेशन में भी ये ब्लॉक ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो जब ऊपर जा रहा है तो x1 टाइम के साथ कम होगा। ठीक है ना, और आप क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी v1 है, तो स्पीड अभी आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर को आप किसके बराबर कर देंगे, नेगेटिव नंबर के। ठीक है ना, ये आप खुद ही मान लेंगे अभी से कि v1 नेगेटिव है। ठीक है ना, आप खुद ही मान लेंगे, आप खुद तो नहीं मान रहे, आप A1 A2 तो आपकी तरफ से पॉजिटिव है, अगर उल्टे होंगे तो अपने आप एंड में नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, बट बीच में आप चेंज नहीं कर सकते, आपके इस तरह के लिखने का मतलब है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि ये नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये तो x1 टाइम के साथ कम हो रहा है ऊपर जाने से। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब ये x1 कम हो रहा है तो आप लिखेंगे माइनस dx1 बाई डी टी इक्वल टू v1 लिखेंगे आप। ठीक है, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, माइनस dx1 बाई डी टी इक्वल टू v1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है क्या सबको? क्या लिखेंगे आप, माइनस dx1 बाई डी टी इक्वल टू v1 लिखेंगे। और जब ये आपने इसको नीचे जाता हुआ माना है तो ठीक है, यहाँ तो x2 बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, v2 इक्वल टू dx2 बाई डी टी लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख देंगे v2 इक्वल टू dx2 बाई डी टी। ठीक है,
तो इन दोनों टर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में आपको। v1 और v2 इस तरह से लिख दी जाएंगी। v1 इक्वल टू माइनस dx1 बाई dt, v2 इक्वल टू dx2 बाई dt। बताइए बेटा, क्लियर है बात इतनी? कि जो आपने इक्वेशन निकाली थी dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस v1, इसकी जगह आ जाएगा प्लस v2। तो v1 इज इक्वल टू v2 dv1 बाई dt और dv2 बाई 2 डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dv1 बाई dt को क्या लिख देंगे? a1, और dv2 बाई dt को क्या लिख देंगे? a2। तो आपका क्या निकल के आ गया? a1 इज इक्वल टू a2 निकल। ठीक है, सर तो ये ये कैसे किया डिफरेंस? हाँ हितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा आप? यस सर, ये v1 इक्वल टू v2 को आपने a1 बराबर a2 कैसे लिखा? हाँ वो आप डिफरेंशिएट करिए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो मैं कह रहा था। आवाज कट जाती है शायद कभी कभी। ये डी वी वन बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बताइए, क्लियर है? हार्दिक, हार्दिक नहीं, कौन किसने पूछा था? हितेंद्र ने पूछा। हितेंद्र क्लियर है आपको? डी वी वन बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी टू बाई डी टी। यस सर। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ से? ए वन इज इक्वल टू ए टू बोल देंगे क्या? बताइए, यहाँ से आप क्या बोल देंगे? ए वन इक्वल टू ए टू। कोई तकलीफ किसी को इसमें? ओके सर। हाँ, तो अब आप क्या बोलेंगे कि 1 2 3 को आप सॉल्व कर लीजिए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ठीक है, ये एक पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए आप। तो a1 a2 क्या निकल के आते हैं? m2 माइनस m1। ये याद होना चाहिए बेटा, इसको एटवुड मशीन बोलते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका जो एक्सलरेशन और टेंशन का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको अच्छी तरह। ठीक है, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अब देख लो, मान लो m2 अगर m1 से ज्यादा है तो आपका a1 a2 पॉजिटिव आ जाए, मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी थी वो सही है। बट अगर m2 इज लेस देन m1 तो आपके दोनों नेगेटिव आ जाए, मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी थी, डायरेक्शन उनकी दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस एटवुड मशीन में क्या बोलते हैं? इसको एटवुड मशीन। तो इस एटवुड मशीन में क्या होगा? जो भारी ब्लॉक होगा उसकी साइड एक्सलरेशन है। ठीक है ना, उसकी साइड एक्सेलरेशन आएगा। ये निकल के आ रहा है। टेंशन लिख दो आप, टेंशन सॉल्व कर लो तीनों इक्वेशन को, तो जितनी आएगी वो याद होनी चाहिए आपको। 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो सबको क्लियर है क्या बेटा? कंस्ट्रेंट रिलेशन का पहला मेथड, कैसे आपने इन दोनों के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को रिलेट किया है। एक कंडीशन थी कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, वो आपने यूज करी है बस इसमें। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये मेथड नंबर 1 था। अब इसके 2 3 मेथड और देख लेते हैं, जब जो चाहे आप यूज कर लें।